हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का 9th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिएक्शन शुरू करी थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, जिसमें लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम कर चुके हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रिएक्शंस वाला पार्ट बहुत ही वास्ट पार्ट है और सारे लेक्चर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा वो आज के लेक्चर में यूज़ होगा। शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ, मेटल कार्बोनाइलेट आयन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, 8 वर्ड यूज हो रहा है, मतलब ये होंगे आपके पास एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, इनको कार्बोनिल मेटलेट कॉम्प्लेक्सेस भी आप बोल सकते हो। और यूजली मेटल कार्बोनाइलेट कॉम्प्लेक्सेस 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एग्जाम्पल लेके देख सकते हो आप, यहाँ पे FeCO CO4 2 नेगेटिव, MnCO5 नेगेटिव, CO4 नेगेटिव। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ कार्बोनिल मेटलेट कॉम्प्लेक्सेस की। और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इनकी फॉर्मेशन होती है बाय रिडक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। रिडक्शन होगी ज़्यादातर डायमर्स की एंड ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की, जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे ज़्यादातर। ठीक है, जर्नल रिएक्शन देख लेते हैं इनकी फॉर्मेशन की। ये आपके पास डायमर दिया हुआ है, सोडियम के 2 एटम्स दिए हुए हैं। अब सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, मतलब इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स देने की। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा MlN नेगेटिव। लिगेंड मोस्टली कार्बोनिल ही होंगे। नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए Na पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ये किससे पता चल रहा है? CO लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड होगा, तो यहाँ पे मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी और यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है -1। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास MlN कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा ये, और यहाँ पे भी रिडक्शन होगी और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव आएगा, कौन सा लिगेंड जा रहा है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन काउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की जर्नल रिएक्शन में आपके पास मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस होंगे। अगर रिएक्शन बेस के साथ हो रही है तो ये इस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है प्रोटोन को, और यहाँ पे अगेन मेटलेट कार्बोनाइल मेटलेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन के 3 मेथड्स हैं, बाय रिडक्शन, बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बाय अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन। 1 बाय 1 हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिडक्शन के साथ शुरू करते हैं। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Mn2CO10। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हों, 2 एटम्स दिए हुए हों या फिर 1 एटम दिया हो। आपको पता है कि रिडक्शन करनी है, यहाँ पे ये मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा MnCO5 नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए Na पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो आप, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर से यहाँ पे सोडियम के साथ ही रिएक्शन हो रही है, ReCO5 नेगेटिव आपको मिल जाएगा। नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए Na पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखो मेटल मेटल बॉन्ड्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पे फाइंड आउट करें तो आयरन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयरन के 2 एटम्स हैं तो 8 + 8 आ जाएगा। Cp के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 5 + 5 होगा, एंड कार्बोनिल 4 है मतलब 8। ठीक है, तो ये आ गया 24 10, मतलब 34 इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा है। 34 इलेक्ट्रॉन काउंट है, मतलब मेटल मेटल के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा FeCP CO2 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, 8 + 5 + 4 + 1, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे Fe आ गया,
एंड आपके पास 2CO है, ये हमने लगा दिए। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये हमने लगा दिया। अब नेगेटिव चार्ज है मतलब ये मेटल जो कार्बोनिल मेटलेट कॉम्प्लेक्सेस हैं ये एक्ट कर सकते हैं बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। फर्दर रिएक्शंस पॉसिबल हैं, इसकी रिएक्शन हो सकती है। MnCO नेगेटिव की रिएक्शन भी हो सकती है, या बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब वो रिएक्शंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो H3O पॉजिटिव दिया हुआ है, MnCO5 नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब ये बेस की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे बेस की तरह एक्ट करेगा और मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाद में हम मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे प्रिपरेशन रिएक्शन में ये रिएक्शन यूज होगी। सारे लेक्चर्स इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, यहाँ से I बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। SN2 टाइप रिएक्शंस होंगी यहाँ पे, तो MnCO5, यहाँ पे आपके पास मिथाइल आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन में अगेन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ पे जाएंगे। ये लिविंग ग्रुप है Cl, तो यहाँ पे भी आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CO4 है, यहाँ पे आप CO4 लिख लो पहले, उसके बाद मेटल आपके पास CO है, और ये आपके पास आ गया Me। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। ये भी मेटलेट कॉम्प्लेक्स है, कार्बोनिल मेटलेट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे I2 है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा Fe। इलेक्ट्रॉन काउंट अब सेम ही रहेंगे। ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। लाइकवाइज यहाँ पे H पॉजिटिव भी ये H पॉजिटिव भी एब्स्ट्रैक्ट करके मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सकता है Fe। यहाँ पे आपके पास ηA5 है, एक कार्बोनिल आ गया, दूसरा कार्बोनिल आ गया, एंड यहाँ पे H आ गया। ठीक है, तो फर्दर रिएक्शंस भी पॉसिबल होती हैं। नेक्स्ट, अब जो आपके एग्जाम में रिएक्शन पूछी जाएगी वो कैसे पूछी जा सकती है। देखो सारे कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके रिएक्शंस पूछी जाती हैं। आपके पास Mn2CO10 दिया हुआ है, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है। ए स्पीसीज क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे रिडक्शन होगी, कार्बोनिल मेटलेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, MnCO5 नेगेटिव, इसको बैलेंस करने के लिए Na पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद रिएक्शन हो रही है, Cl दिया हुआ है यहाँ पे क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, और B आपको क्या मिलेगा, MnCO5 है, यहाँ पे अब 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 10 + 7 + 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब इसके बाद आपके पास फोटोकेमिकल कंडीशंस दी हुई हैं। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में जो कल वाला कॉन्सेप्ट अब मैंने पढ़ाया था वो रिवाइज करो। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, फोटोकेमिकल कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पे डिसोशिएटिव सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, मतलब डिसोशिएशन होगी पहले CO की डिसोशिएशन होगी, तो MnCO4 आ गया आपके पास। उसके बाद क्या होगा, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इलेक्ट्रॉन्स देगा, और ये मैं एक साथ नहीं लिखती हूँ अभी। यहाँ पे क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, एंड जो फाइनल आपको प्रोडक्ट मिलेगा
वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही मिलना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, हेप्टेसिटी इंक्रीज हो रही है, ईटा 1 था, ईटा 3 में इंक्रीज हुआ है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही है। ऐसे आपको पूरी रिएक्शंस दी जाएगी और ए एंड बी प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये भी सेम टाइप की ही रिएक्शन है। देखो सबसे पहले तो आपको मेटलेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, MnCO5 नेगेटिव मिल गया, बैलेंस करने के लिए Na पॉजिटिव होगा। उसके बाद रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एंड ये लीविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा और आपको यहाँ पे मिल जाएगा MnCO5 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पे, तो आप 5 कार्बन यहाँ पे लिख दो, 1 2 3 4 एंड 5, ये काउंट करके ही लिखो क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड है। अब इसके बाद अगेन आपके पास फोटोकेमिकल कंडीशंस दी हुई होंगी या फिर हीटिंग दी हुई होगी। हीटिंग दी हुई होगी तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, अभी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको आपके फोटोकेमिकल कंडीशंस दी हुई हैं या हीटिंग दी हुई है तो यहाँ से डिसोशिएशन होगी CO लिगेंड की, CO की डिसोशिएशन होगी और आपको 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से 2 CO बाहर निकल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, CO3 आया। और इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हेप्टेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ईटा 1 से ये ईटा, यहाँ पे देखते हैं आप CO3 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है और ये हेप्टेसिटी ईटा 5 में कन्वर्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, 6 + 7 + 5 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ऐसे आपसे कंप्लीट रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म हो रहा है, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म हो रहा है। देखो लिगेंड यहाँ पे भी नॉन रिजिड लिगेंड प्रेजेंट है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो कर रहे हैं, हेप्टेसिटी बट इंक्रीज हो रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हेप्टेसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन वाला मैकेनिज्म देखो, रिंग स्लिपिंग वाला अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे हेप्टेसिटी डिक्रीज होती थी, बट यहाँ पे हेप्टेसिटी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि हमें ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस बताने हैं। ऑर्डर मतलब कौन सी रिएक्शन फास्ट है, कौन सी रिएक्शन स्लो है, ये हमें बताना है। सब में न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह SN2 रिएक्शन होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस ही मिलेंगे सब में ही आपको, सारे ही एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ReCO5Me। अब यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता चलेगा, देखो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है, मतलब K3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू K2, देन आपके पास K1 आएगा। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पे देखो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ये MnTCRe 3D 4D 5D सीरीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा।
नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे बतानी है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चार्ज देखें तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -2, इसके ऊपर चार्ज आएगा -1, यहाँ पे 0। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी उसकी ज़्यादा, और जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी मतलब जो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो अगर इसको A लिखते हो, इसको B लिखते हो, इसको C लिखते हो, तो यहाँ पे ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, A की सबसे ज़्यादा होगी, देन B की, देन C की। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें बेसिक स्ट्रेंथ ही फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे देखो तो सेंट्रल एटम के ऊपर -1 चार्ज होगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -2 चार्ज है। ठीक है, अब अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकता है और चार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, बट आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, चार्ज प्रीडोमिनेट करता है ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, चार्ज इंक्रीज करता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, और चार्ज प्रीडोमिनेट होता है ओवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहाँ पे एक और फैक्टर आप लिख सकते हो कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सुपर रिड्यूस्ड मेटलेट। सुपर रिड्यूस्ड मेटलेट कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, जहाँ पे चार्ज 1 नेगेटिव से ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है आपके पास, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब कार्बोनिल मेटलेट कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको मिल सकता है CO6 नेगेटिव, ये 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था ना, 5 + 12 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था। और मैंने आपको बताया था कि जो 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, वो भी मेटलेट फॉर्म करेंगे, कार्बोनिल मेटलेट फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे Na लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है, बर्च रिडक्शन हो रही है। इसको क्या बोलते हो आप, बर्च रिडक्शन बोलते हो, बर्च रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे बी प्रोडक्ट क्या मिल सकता है आपको, यहाँ से एक CO बाहर निकल जाएगा, एक CO बाहर निकल रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा एक CO, तो यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आएगा। और जहाँ पे चार्ज 1 से ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे सुपर रिड्यूस्ड मेटलेट, और ये अनस्टेबल होंगे। मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल होंगे। अगर हाईली अनस्टेबल हैं तो मोर रिएक्टिव होंगे, मतलब फर्दर रिएक्शंस दिखा सकते हैं, मोर रिएक्टिव होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो CO2 CO8 के साथ रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये डायमर प्रोडक्ट है, तो मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे भी रिडक्शन होगी। CO4 कार्बोनिल मेटलेट कॉम्प्लेक्स आपको मिल गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा Na पॉजिटिव। उसके बाद फर्दर सेम रिएक्शन हो सकती है, बर्च रिडक्शन हो सकती है, और यहाँ पे आपको CO3 नेगेटिव सुपर रिड्यूस्ड मेटलेट कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहाँ पे 2 सोडियम दिए हुए हैं, FeCO4, एक कार्बोनिल बाहर निकल जाएगा, CO4 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए Na2 आ सकते हैं। ठीक है, अगर Na2 दिया हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, और इस रिएजेंट को बोलते हैं कोलमैन रिएजेंट। बड़ी सारी रिएक्शंस आप देखोगे इसकी, कोलमैन रिएजेंट। मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मतलब अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है तो ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, और फर्दर बड़ी सारी रिएक्शंस यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, प्रोटोन H3O पॉजिटिव से प्रोटोन ले लेगा, और यहाँ पे आपको A
स्पीसीज मिलेगी HFeCO4 नेगेटिव। ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही होगा। इसके बाद फर्दर H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हो रही है, फर्दर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज है तो FeCO4, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, फर्दर रिएक्शन पॉसिबल है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है, यहाँ पे H2 बाहर निकल सकता है। रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होती है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज बाय 2 हो एंड ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज बाय 2 हो। उसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बस अभी इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि फर्दर रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, FeCO4 टू नेगेटिव की रिएक्शन हो रही है, अगेन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ये, और यहाँ से आपको मिल जाएगा CO4 Fe डबल बॉन्ड O Me, Cl लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल गया, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपको 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। उसके बाद अगेन अगर नेगेटिव चार्ज है तो फर्दर रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे Me, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, Me के ऊपर, I नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, CO4 आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड Me एंड यहाँ पे Me, फर्दर रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है, बट उसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मेटलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शंस देख रहे थे। फर्स्ट मेथड हमने कर लिया बाय रिडक्शन, सेकंड मेथड है बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इस टाइप की रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो टर्मिनल कार्बोनिल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, और जो ब्रिजिंग कार्बोनिल होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। ब्रिजिंग कार्बोनिल में जो ऑक्सीजन होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। यह है आपके पास ब्रिजिंग कार्बोनिल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, कार्बोनिल का ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्शंस देखते हैं आप। NaBH4 के साथ रिएक्शन हो रही है, हाइड्राइड का सोर्स है ये, H नेगेटिव का, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे टर्मिनल कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, H नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आ गया FeCO4 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे H आ जाएगा। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, यहाँ पे हो जाएगी एगोस्टिक इंटरैक्शन। ठीक है, हीटिंग दी हुई होगी, CO यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CO बाहर निकलेगा, FeCO4 H, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब फर्दर रिएक्शन पॉसिबल है। ये आपके पास आ गया कार्बोनिल मेटलेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ हो सकती है, H3O पॉजिटिव के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगी तो आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा FeCO4 H2। ठीक है, और रिएक्शन हो सकती है CH3I के साथ, FeCO4, यहाँ पे H है, यहाँ पे आ जाएगा CH3, और रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है MnO2 के साथ। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे, इसके 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, H2 बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल रहा है मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और यहाँ पे आपको हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर मिल जाएंगे Fe3CO12। तो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, FeCO5 की रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, नेगेटिव चार्ज OH नेगेटिव अटैक कर सकता है, FeCO4 यहाँ पे आ गया, COOH का अटैक होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा CO4 Fe
C डबल बॉन्ड O एंड OH आ गया। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही आना चाहिए। इसके बाद इंटरैक्शन हो जाएगी, यहाँ पे मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। CO4Fe, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया एंड होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। हीटिंग कंडीशन दी हुई होगी, यहाँ से CO2 बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ये, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है। फर्दर रिएक्शंस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट अब मेथड देखते हैं बाय डीप्रोटोनेशन। CO2 CO8 की रिएक्शन हो रही है, Na सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन होगी। यहाँ पे रिडक्शन होगी तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा CO4 नेगेटिव। इसके बाद H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज है तो ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है ये, मतलब यहाँ से आपको H पॉजिटिव मिलेगा और यह बेस की तरह एक्ट करेगा। CO, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं हम। ये आपके पास CO है, CO4 आ गया एंड यहाँ पे मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये जो मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है, अगर हम इसका कंपैरिजन करें HI के साथ या HCl के साथ या HBr के साथ, तो ये देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 9 + 8 17 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आइसोलोबी वाला प्रिंसिपल लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों आइसोलोबल है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। ये प्रोटॉन दे सकता है, एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, तो ये भी प्रोटॉन दे सकता है, एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। मैं ये क्यों बता रही हूँ कि हम इसको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड बॉन्ड, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड। आप कंफ्यूज ना हो, ये बेस के साथ रिएक्शन करके, ये वाले मॉलिक्यूल्स बेस के साथ रिएक्शन करके अपने प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं डीप्रोटोनेशन रिएक्शंस। CO4H मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है, इसकी रिएक्शन हो रही है बेस के साथ। वाटर के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, किसी बेस के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा CO4 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव कार्बोनिल मेटलेट कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। लाइकवाइज ये बेस है KH, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा MnCO5 कार्बोनिल मेटलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बाय डीप्रोटोनेशन रिएक्शन भी हम मेटल कार्बोनाइलेट कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आप। रिएक्शन कैसे पूछी जा सकती है, कंप्लीट करने को दी हुई होगी रिएक्शन। OH नेगेटिव है, बेस है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा एंड यहाँ पे आपको मेटलेट कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा CO5 नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद क्या, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, यहाँ से Br बाहर निकलेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा MnCO5 है, ये लिख दो 1 2 3 4 एंड ये 5 आ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हेप्टेसिटी 1 होगी, ये आपके पास हेप्टेसिटी 1 है। इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, 7 + 1 8, 8 + 10 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और इससे फर्दर भी रिएक्शन हो सकती है। अगर आपके पास हीटिंग कंडीशन या फोटोकेमिकल कंडीशंस दी हुई हो तो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे आपके पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो यहाँ से 2 CO बाहर निकल जाएंगे और हेप्टेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे नीटा 1 से नीटा 5 में हेप्टेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 5 + 7 + 6
18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे, हेप्टेसिटी इंक्रीज हो रही है, ईटा 1 से ईटा 5 में हेप्टेसिटी जा रही है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अगेन हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी स्लो होगी, मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स H पॉजिटिव आयन जल्दी देगा, कौन ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है, ये कैसे पता चलेगा। ये थर्मल स्टेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से आपको पता चल सकता है। अगर हम MnCO5 नेगेटिव ले, TcCO5 नेगेटिव है, ReCO5 नेगेटिव है, ठीक है। मोर बेसिक कौन सा होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स मोर बेसिक है। अगर ये मोर बेसिक है तो ये जल्दी से H पॉजिटिव आयन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जल्दी से H पॉजिटिव आयन अब्स्ट्रैक्ट करके हमें मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, मोर थर्मल स्टेबल होगा, मोर थर्मली स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल है तो ये अपना H पॉजिटिव आयन अब जल्दी से नहीं देगा, मतलब ये लेस एसिडिक होगा। तो आप लिख सकते हो ये वाला कॉम्प्लेक्स लेस एसिडिक होगा एंड ये वाला कॉम्प्लेक्स मोर एसिडिक होगा। थर्मल स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, फर्स्ट रिएक्शन फास्ट होगी। अगर ऑर्डर देखें तो फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड, स्टेबिलिटी के ऊपर ऑर्डर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स जहाँ पे मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिले, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस में। अब इसके ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है, हाइड्राइड है, चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अगर हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास डेंसिटी है, तो ये शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा। शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा मतलब आपको ये अपफील्ड रीजन में देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलेगा, अपफील्ड रीजन में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये बात आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्प करता है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मेटल हाइड्राइड में आपको नेगेटिव मिलेगी। केमिकल क्वेश्चंस में कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्यों बता रही हूँ। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। प्रिपरेशन देखते हैं, इसकी प्रिपरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे तो। डायमर कार्बोनिल कंपाउंड से प्रिपरेशन हो सकती है, H2 के साथ रिएक्शन होगी। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स को कैसे लिख सकते हो आप, CO है, बॉन्ड होगा, एक H है, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे HCO4 मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, CO4। लाइकवाइज यहाँ पे हाइड्रोजन और ये मेटल आ गया एंड CO5, इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और यहाँ से भी हमें मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। Fe आ गया, यहाँ पे ईटा 5 होगा, Cp एंड CO2, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। फर्दर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। Fe यहाँ पे ईटा 5 है, एक CO होगा एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब ये जो हाइड्रोजन है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सिग्नल्स मिलेंगे, 2 सिग्नल्स। यहाँ पे कितने सिग्नल्स मिलेंगे, 2 सिग्नल्स मिलेगा। 1 सिग्नल मिलेगा इस Cp के हाइड्रोजन की वजह से, ईटा 5 है तो सारे एक जैसा सिग्नल दिखाएंगे एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर भी लिख सकते हो आप, हाई टेम्परेचर Cp के सारे हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे और ये वाला हाइड्रोजन एक सिग्नल देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है।
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे भी आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, मेटल मेटल बॉन्ड भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके बाद ये Cp है, यहाँ पे W है, CO3 है, 1 2 3 आ गए, एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसकी भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव होगी, और यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बाय प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से भी हम मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। सोडियम दिया हुआ है, रिडक्शन होगी यहाँ पे, पहले मेटल कार्बोनाइलेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। अब एक बार देखने से ही आपको रिएक्शंस का पता चल जाएगा। नेगेटिव चार्ज है, फर्दर रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पे H3PO4 दिया हुआ है, मतलब H पॉजिटिव मिलेगा, एसिड है तो ये H पॉजिटिव देगा, तो ये बेस की तरह एक्ट करके H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करके मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पे H आ गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहाँ पे ऑलरेडी सोडियम के साथ रिएक्शन हमने करा दी, और आपको मेटलेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी है। उसके बाद ये H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा Fe CO CO एंड H। इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो आप, इसके भी इलेक्ट्रॉन काउंट करो। ईटा 5 है तो 5 प्लस यहाँ पे ये क्रोमो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो टोटल आ गया आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ये भी आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपको 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FeCO5 की रिएक्शन हो रही है, ये लिगेंड दिया हुआ है, A प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके बाद यहाँ से एक CO बाहर निकल रहा है, B प्रोडक्ट दिया हुआ है। B प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी कि H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 सिग्नल्स मिल रहे हैं, 2 सिग्नल्स मिल रहे हैं, सिग्नल्स लिख लो यहाँ पे, और एक के लिए डेल्टा वैल्यू है +5 ppm, और दूसरी के लिए डेल्टा वैल्यू है -12 ppm। अब -12 ppm जहाँ पे आपको डेल्टा वैल्यू दिखी, आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि मेटल हाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा B में। ठीक है, नेक्स्ट लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ कलरलेस गैस, कलरलेस गैस का लॉस हो रहा है, और उसके बाद आपको C प्रोडक्ट मिल रहा है जहाँ पे H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ही सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब हमें बताने हैं ABC क्या है। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड दिया हुआ है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कौन से मेथड से होगी, अब यहाँ पे डिसोशिएटिव मेथड से होगी, डिसोशिएटिव सब्स्टिट्यूशन होगी, ये आपको पता चल गया। सो यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है मतलब यहाँ से 2 कार्बोनिल बाहर निकलेंगे, 2 कार्बोनिल बाहर निकलेंगे, और A क्या मिलेगा आपको, ये आ गया हेप्टेसिटी 4 आएगी, ईटा 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और Fe है 2 CO बाहर निकल गए, 3 CO है, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन से लिगेंड के ऊपर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आएगा या फॉर्मल या ज़ीरो चार्ज होगा, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखना कि अगर इवन नंबर ऑफ हेप्टेसिटी आ रही है, हेप्टेसिटी की जगह पे नीटा ही लिख देते हैं जल्दी से, इवन नंबर ऑफ हेप्टेसिटी आ रही है तो होगा न्यूट्रल लीगेंड, न्यूट्रल लीगेंड। अगर ऑड नंबर ऑफ हेप्टेसिटी आ रही है, जैसे Cp के केस में, Cp के केस में ईटा 1 है तो फॉर्मल चार्ज -1 लेते हैं, अगर ईटा 5 है तो फॉर्मल चार्ज हम -1 लेते हैं, अगर ईटा 3 होगा तब भी आप फॉर्मल चार्ज -1 ही लोगे। बट अगर ईटा 4 है, ईटा 4 मतलब इवन नंबर ऑफ हेप्टेसिटी है, तो न्यूट्रल लीगेंड होगा, मतलब फॉर्मल चार्ज आप वहाँ पे 0 लोगे। ठीक है, तो एनायनिक लीगेंड होगा, एनायनिक लीगेंड होगा। ये ट्रिक आप ध्यान में रखना, काम आएगा ये। ठीक है, मतलब फॉर्मल चार्ज यहाँ पे 0 है
तो आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 आएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बी में मेटल हाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। बी में मेटल हाइड्राइड बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होगा, यहाँ से एक CO बाहर निकलेगा और अब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे इंटरैक्शन हो सकती है। इंटरैक्शन होने के बाद एक CO बाहर निकलने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट भी दिया जा सकता है आपको, ठीक है, कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है बी में। यहाँ पे 𝜂5 में ये कन्वर्ट हो जाएगा और मेटल हाइड्राइड बॉन्ड आपको मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक CO, ठीक है। ये आ गया अब आपके पास कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड आ गया, मतलब ये है आपके पास बी। ए के बारे में आपको पता चल गया, ये आ गया आपके पास बी। और इसके बाद अब हो रही है हीटिंग हो रही है। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है पहले वो टैली कर लेते हैं। देखो ये मेटल हाइड्राइड बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे डेल्टा वैल्यू -12 ppm हो सकती है, नेगेटिव डेल्टा वैल्यू, और यहाँ पे 𝜂5 होगा। 𝜂5 है तभी आपको एक सिग्नल मिलेगा सारे हाइड्रोजन का यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे, टोटल आपके पास 2 सिग्नल्स आ गए। अब इसके बाद सी प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है, बाय लॉस ऑफ कलरलेस गैस। कलरलेस गैस का लॉस मतलब यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन गैस का लॉस। हाइड्रोजन गैस का लॉस कैसे हो सकता है, जब यहाँ पे डायमराइजेशन हो, डायमराइज्ड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर होगा FE, यहाँ पे आपको 2 ब्रिजिंग पोजीशन पे कार्बोनिल मिलेंगे, एक CP आ गया, हेप्टासिटी 5 होगी, यहाँ पे भी हेप्टासिटी 5 है, यहाँ पे एक CO है, एक 4 CO है, मतलब 4 CO आएंगे डायमराइजेशन के बाद। सो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आप देख सकते हो। अब इसके बाद फर्दर रिएक्शन पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे क्या रिएक्शन पूछी जा सकती है कि Na के साथ रिएक्शन होगी। Na मतलब ये आपके पास क्या है, Fe2CP2CO4 है, ये कॉम्प्लेक्स है। अगर Na के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से आपको मिल जाएगा FeCO, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फर्दर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके साथ रिएक्शन हो सकती है, H3O पॉजिटिव की रिएक्शन हो सकती है, या फिर CH3I की रिएक्शन हो सकती है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है रिएक्शंस की। बस अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रिएक्शन करना आपके लिए बहुत ही ईजी टास्क होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे MnCO10 की रिएक्शन हो रही है, सोडियम के साथ रिडक्शन होगी, मेटल कार्बोनाइलेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, MnCO5 नेगेटिव आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है Br2 के साथ हो रही है, ठीक है। Br2 के साथ रिएक्शन हो रही है तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज है। CO5 यहाँ पे क्या आएगा, इसको लिख लो Br है, ये यहाँ पे जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपको मिल गया मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स। और फर्दर यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ दिया होगा कि H1NMR सिग्नल मिलेगा आपको 1 सिग्नल मिलेगा 1, और जहाँ पे डेल्टा वैल्यू होगी नेगेटिव, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में दिया जा सकता है। नेगेटिव डेल्टा वैल्यू मतलब मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, H नेगेटिव का सोर्स है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, CO5MnBr आ जाएगा, और सॉरी H आ जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्सेस। सो एग्जांपल आपने देख ही लिया, मेटल और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होगा, यहाँ पे MnICO5 भी हो सकता है। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है वो देख लेते हैं। फॉर्मेशन डायमराइज्ड प्रोडक्ट से फॉर्मेशन होगी, और सॉरी डायमराइज्ड कंपाउंड से फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे MnMn है, MnMn है, तो कुछ भी हो सकता है, Br2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, I2 हो सकता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे और आपको मिल जाएगा MnCO5Br मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स। लाइकवाइज यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा CO4I। यहाँ से भी अब आपको मिल सकता है, ये आ गया, यहाँ पे आयरन है, मेटल मेटल बॉन्ड एक ही है, यहाँ पे भी CO आ जाएगा एंड यहाँ पे I 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ये भी मेटल हैलाइड की फॉर्मेशन हो रही है, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है, सोडियम के साथ रिएक्शन होगी तो मेटलेट कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको CP मिलेगा एंड CO3 और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसा, CO3 है, ये हमने लगा दिए CO3 और 5 + 6 + 6 मतलब नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आ गया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के लिए। अब इसके बाद ये नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। इसके बाद रिएक्शन होगी और आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये आ गया W, यहाँ पे CO एंड I मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, Mn2CO10 की रिएक्शन हो रही है I2 के साथ, A प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके बाद फोटोकेमिकल कंडीशन दी हुई है और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको मिल रही है। उसके बाद C प्रोडक्ट में कोई भी मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है ये बोला हुआ है, मतलब डायमराइज्ड प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हो। क्वेश्चन करते हैं, बाकी और भी कुछ हिंट दिए हुए होंगे आपको प्रॉपर, जब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होंगे वैसे टाइप के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखो Mn2CO10 की रिएक्शन I2 के साथ हो रही है। सबसे पहले तो आपको मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स आप मिल जाएगा, यहाँ पे I आ गया, उसके बाद ये A आ गया, आपके पास A है और फोटोकेमिकल कंडीशन दी हुई है। इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, ये आ रही है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ रहा है, फोटोकेमिकल कंडीशन दी हुई है। इसके बाद हमें 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं डिसोसिएशन हो रही होगी CO की डिसोसिएशन हो रही होगी, तो ये हमने डिसोसिएशन करा दी। ठीक है, यहाँ पे आगे 4CO आएंगे, ये हमने लिख दिए 4CO एंड I तो वैसे ही रहेगा। अब 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो एक अनसैचुरेटेड साइट, वेकेट साइट आपको मिलेगी। ठीक है, अब स्टेबलाइजेशन के लिए ये क्या कर सकता है, डायमराइज हो सकता है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ पे I है, यहाँ पे वेकेंट साइट है, बाकी CO लिख दो आप, 2 3 4। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे सकता है। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा, I ब्रिजिंग में है, CO ये आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम। ब्रिजिंग में आयोडीन, ब्रिजिंग में हेलोजन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये आ गया 3 प्लस 1 2 3 4 8 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन
मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है और मेटल मेटल बॉन्ड एक भी नहीं है, तो आपके पास ये आ गया सी प्रोडक्ट। अब इसके बाद फर्दर रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि देखो आयोडीन का साइज ज़्यादा होता है, ब्रिजिंग पोजीशन पे ये इतना स्टेबलाइज नहीं होता, इजीली डिसोशिएट हो जाएंगे ये ब्रिजिंग पोजीशन वाले बॉन्ड और फर्दर रिएक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए रिएक्शंस देख लेते हैं। पिरिडीन के साथ रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये अपने लोन पेयर कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये जो ब्रिजिंग वाले बॉन्ड हैं ये इजीली ब्रेक हो जाएंगे और आपको ट्रू मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, MnCO, CO, ये CO तो वैसे ही रहेंगे, कार्बोनिल लिगेंड्स वैसे ही रहेंगे, एक आयोडीन एक Mn के साथ आएगा, यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और यहाँ पे पिरिडीन आएगा। इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो आप, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास, +8 प्लस पिरिडीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्लस आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया। दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं हम, यहाँ पे CnR के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स है, कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा ही मिलेगा, CO आ गया। एक आपके पास CnR आ रहा है और एक आयोडीन, ठीक है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।